साथियों को अपने चैनल पर आमंत्रित करता हूं। यहाँ दोस्तों हम देखने वाले हैं यूपीएससी 2017 आईएएस में जो मेंस परीक्षा में पेपर थर्ड से जो प्रश्न पूछे गए हैं वही देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा पेपर थर्ड। तो थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ इसके बाद। तो यहाँ दोस्तों हम 2017 आईएएस में जो मुख्य परीक्षा में इकोनॉमी थर्ड पेपर और साइंस टेक्स्ट से जो प्रश्न पूछे गए हैं मेंस परीक्षा में, उसका जो है ओरिजिनल जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है देखने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है और इसी का हम उत्तर जो है आज देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, भारत की संभाव्य समृद्धि के अनेक कारणों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है। क्या आप इससे सहमत हैं? समृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध हैं? क्या यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, सोचने का प्रयास कीजिए। भारत की संभाव्य समृद्धि, जो संभावना है कि भारत जो है वृद्धि मतलब विकसित होगा, उसके अनेक कारणों में से बचत होना मतलब लोगों को पैसा बचे, ये सर्वाधिक प्रभावी है। मतलब जो है बचत होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप इससे सहमत हैं? आप इससे सहमत हैं? और समृद्धि संभाव्य के अन्य कौन से कारक हैं और कौन कौन से कारक हैं जिससे जो है समृद्धि मतलब जो है देश का विकास हो सकता है, समृद्धि हो सकती है। चलिए उत्तर देखते हैं। ये 150 शब्दों में लिखना है, 10 अंक का। किसी भी राष्ट्र को विकास पथ पर तीव्र गति से चलने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। किसकी? निवेश की आवश्यकता होती है। किसी भी राष्ट्र को जो है तीव्र गति से जो है तेजी से चलने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है, निवेश की आवश्यकता पड़ती है। निवेश मतलब दोस्तों जो पैसा जो है दूसरे देश के लोग हमारे देश में उद्योग धंधों के लिए और चीज़ों के लिए लगाते हैं, उसे जो है निवेश कहा जाता है। तो निवेश का मतलब समझ गए होंगे कि जो पैसा जो है दूसरे देश के लोग जो है हमारे यहाँ लगाते हैं। तो निवेश मतलब जो निवेश क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि निवेश से कंपनियाँ आती हैं, वो पैसा लगाती हैं, तो उससे हमें बहुत रोजगार और बहुत पैसा भी आता है। तो चलिए देखते हैं। निवेश दो प्रकार के होते हैं। प्रथम घरेलू निवेश तथा द्वितीय विदेशी निवेश। एक तो अपने देश के लोग जो निवेश करते हैं, अपने देश के लोग कंपनी लगाते हैं, टेक्नोलॉजी खड़ा करते हैं, जो भी पैसा लगा के कुछ रोजगार पैदा करते हैं, काम धंधे, तो वो घरेलू निवेश कहा जाता है। जब दूसरे देश के लोग जो हमारे देश में पैसा लगाकर जो है कंपनी या कोई भी चीज़ें बनाते हैं, तो उसे जो है विदेशी निवेश कहा जाता है। उच्च बचत दर को, ठीक है, तो विदेशी निवेश उच्च बचत दर को आर्थिक वृद्धि तथा विकास का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। उच्च मतलब जो है बहुत ज़्यादा जो बचत होता है, बचत की जो दर है उसको आर्थिक वृद्धि मतलब दोस्तों आप पैसा कमा रहे हैं, आप सब पैसा खर्च करते रहें तो सब वृद्धि नहीं हो पाएगी। अगर बचत करेंगे आप पैसा तो उससे आर्थिक वृद्धि तथा विकास का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। उच्च बचत से पैसा ज़्यादा बचने से उच्च निवेश होता है। ज़्यादा पैसा बचेगा तो आप ज़्यादा पैसा निवेश करेंगे, आप भी कंपनी खोलेंगे, कोई रोजगार धंधा चालू करेंगे जो वास्तविक उत्पादन तथा रोजगार बढ़ोतरी करेगा। अब इससे जो है अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई, कुछ भी लगाया, तो उत्पादन होगा, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें श्रम मतलब मजदूरी, भूमि तथा पूंजी की महत्ता अधिक होती है। इसमें जो है श्रम, भूमि तथा पूंजी की महत्ता जो है अधिक होती है। यह किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए आदर्श संसाधन होते हैं। क्या होते हैं? आदर्श संसाधन होते हैं। समझ रहे हैं? बचत ये अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। वृद्धि क्षमता के लिए उपलब्ध विभिन्न अन्य कारक हैं, और वृद्धि क्षमता के लिए उपलब्ध विभिन्न अन्य कारक हैं। जैसे दीर्घ आर्थिक विकास किया जाए, लंबे समय तक दीर्घ आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, मतलब पैसा रुपया में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होनी चाहिए। अनुकूल श्रम वृद्धि होनी चाहिए, श्रम जो है जो मजदूरी है वो अनुकूल होनी चाहिए। ठोस आधारभूत संरचना होनी चाहिए। आधारभूत मतलब दोस्तों सड़क, रोड, पानी, बिजली। बैंक तथा विनियामक संस्थाओं इत्यादि जैसे प्रतिष्ठानों की स्थापना की जानी चाहिए। बैंक और तथा विनियामक जो संस्था है उनकी स्थापना की जानी चाहिए। उदारीकृत निवेश तंत्र होना चाहिए। निजी क्षेत्र में बचत को निवेश की ओर उन्मुख करना चाहिए। निजी क्षेत्र में जो बचत हो रहा है लोगों के पास, उसे निवेश की ओर उन्मुख करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा सिंगल विंडो क्लियरेंस इत्यादि के द्वारा FDI में सुधार करना
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहता है उसको सुधार किया जाए। वृद्धिशील पूंजी उत्पादकता अनुपात ICOR, वृद्धिशील जो पूंजी बनी है उससे उत्पादन का अनुपात जो है, उत्पादन की एक इकाई को बढ़ाने के लिए आवश्यक और अतिरिक्त पूंजी है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा इसका समुचित उपयोग, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध और इसका समुचित तरीके से उपयोग होना चाहिए। और राष्ट्र की कामकाजी आबादी का मानव संसाधन तथा व्यावसायिक ढांचा, देश में जो काम करने वाले लोग हैं उनके मानव संसाधन तथा व्यावसायिक ढांचा उत्पन्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार बचत की दर के साथ, इस प्रकार हम बचत के साथ जो है, बचत करने के साथ ये कारक देश की विकास क्षमता में वृद्धि के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इससे जो है देश का विकास महत्वपूर्ण तरीके से हो सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, श्रम प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के कारण बताइए। श्रम प्रधान मतलब दोस्तों, श्रम मतलब जो लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनको श्रम बोला जाता है, जो लोगों के द्वारा काम किया जाए। निर्यात के लक्ष्य को मतलब दूसरे देश में जाकर हम जो काम करते हैं कि प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता, विनिर्माण क्षेत्र जो है विफल है, इसके कारण हम जो है दूसरे देश में अपने लोगों को नहीं भेज पा रहे हैं श्रम करने के कारण बताना है। पूंजी प्रधान निर्यातकों की अपेक्षा, पूंजी जो है पैसा रुपया, उसके निर्यात की अपेक्षा हम पूंजी तो दूसरे देश में लगा नहीं सकते हैं। अधिक श्रम प्रधान निर्यात के लिए उपायों को सुझाइए। पूंजी प्रधान निर्यातों की अपेक्षा जो है अधिक श्रम प्रधान निर्यात जो है, अधिक से अधिक जो है अपने लोगों को दूसरे देशों में काम के लिए हम कैसे भेज सकते हैं, निर्यात के लिए उपाय सुझाइए। चलिए देखते हैं। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, जो उद्योग होते हैं उनका वार्षिक सर्वेक्षण ASI के आंकड़े हमें बताते हैं कि विगत 10 के दशक के दौरान, मतलब 10 सालों के दौरान श्रम प्रधान उद्योगों की तुलना में पूंजी तथा कौशल उपयोग काफ़ी तीव्रता के साथ बढ़े हैं। श्रम प्रधान जो है इसकी तुलना में पूंजी तथा कौशल प्रधान जो उपयोग काफ़ी तीव्रता के साथ बढ़े हैं। श्रम प्रधान निर्यात के लिए, श्रम प्रधान निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता हेतु उत्तरदायी कारक निम्न। जो विनिर्माण क्षेत्र की विफलता है वो हेतु उत्तरदायी निम्नलिखित कारक है। चलिए देखते हैं। पहला कारक क्या है? कुछ श्रम प्रधान क्षेत्रों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में गिरावट। भारत की जो उत्पाद हैं वो उत्पादों की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें गिरावट आ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत किस प्रकार वस्त्र तथा जूते जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में हानि प्रकट कर रहा है। वस्त्र और जूता जो क्षेत्र है उसमें जो है श्रम प्रधान क्षेत्रों में हानि प्रकट हो रहा है, मतलब जो दोस्तों इन्हें जो है लाभ नहीं मिल रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश काफ़ी हद तक श्रम प्रधान क्षेत्र के बजाय पूंजी प्रधान क्षेत्रों तक सीमित हो गया। जो विनिर्माण किया जाता है, वस्तुएं जो बनाई जाती है, उसमें निवेश काफ़ी हद तक श्रम प्रधान मजदूरी के क्षेत्र की बजाय अब जो है पूंजी प्रधान क्षेत्र तक सीमित हो गया है। ज़्यादातर काम अब मशीन ही कर दे रही हैं, लोगों की ज़रूरत नहीं हो रही है, क्षेत्रों तक सीमित रहा है। उपलब्ध संसाधनों का कम उपयोग, और जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम कम उपयोग कर रहे हैं। परिधान तथा चमड़े के क्षेत्र में भारतीय फर्म चीन, वियतनाम तथा बांग्लादेश की तुलना में छोटे हैं। चमड़ा का जो कारखाना है, समझ रहे हैं, चमड़ा का जो कारखाना है वो कहा जा रहा है यहाँ पर, चमड़े के जो कारखाने हैं वो जो है चमड़े के क्षेत्र में भारतीय जो फर्म है, भारत की जो कंपनियां हैं या फर्म है वो चीन, वियतनाम तथा बांग्लादेश की तुलना में छोटे हैं। अधिक श्रम प्रधान निर्यात हेतु सुझाए गए उपाय क्या क्या हैं? उपाय क्या क्या उपाय सुझाया गया है देख लेते हैं हम लोग। लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों को ब्याज रहित ऋण कर रियायत दी जा सकती है। मतलब जो लघु और मध्यम जो उद्योग धंधे हैं, अगर वो पैसा उधार लिए हैं तो उन्हें ब्याज जो है मुक्त कर दिया जाए, उनसे ब्याज जो है न लिया जाए। पहला जो है इसके। दूसरा, भारत को श्रम प्रधान क्षेत्रों में उच्च तथा स्थायी निर्यात वृद्धि प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम जो है निर्यात करना चाहते हैं श्रम प्रधान का, तो हमें संरचनात्मक रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा। भारत को विश्व बाजार में अपनी निर्यात हिस्सेदारी का विस्तार करने के लिए बढ़ती स्पर्धा पर काम करने की आवश्यकता है। हमें अगर वस्तुओं को बेचना है
दूसरे देशों में, तो जो दुनिया की अच्छी और क्वालिटी की वस्तुएं बनाई जा रही है वैसा हमें भी बनाना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। समय तथा लागत दोनों के लिहाज से दक्षता बढ़ाने के लिए भारत को संचालन प्रणाली में सुधार करना होगा। क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय स्तरों पर अपने देश में, और जो है द्विपक्षीय मतलब दो देशों के दूसरे देशों के साथ स्तरों पर व्यापार बाधाओं को कम करने के अवसर की तलाश की जानी चाहिए कि व्यापार की जो बाधा है वो कम से कम हो सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर जोर दिया जाना चाहिए। जो भोजन का भोजन जो उत्पादन होता है उससे जो है नई नई चीज़ें बनाई जाए, उस पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर बृहद पैमाने पर रोजगार सृजन हो, जिससे जो है स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार काम धंधे मिल सके। बढ़ते संरक्षणवाद तथा स्वचालन के खतरे के कारण चुनौतियां बढ़ सकती हैं। संरक्षणवाद तथा अपने स्वचालन के खतरे के कारण चुनौती बढ़ सकती है, इसलिए नीति निर्माताओं को सुधार की गति बढ़ाने की जरूरत है। संरक्षणवाद क्या होता है दोस्तों, कि एक देश चाहता है कि हमारे यहाँ दूसरे देश सामान न बेचें, उसकी बात कर रहा है। अगला तीसरा जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी। सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या है दोस्तों, सार्वजनिक बने सरकार, निजी मतलब व्यक्तिगत, निजी व्यक्ति, और भागीदारी मतलब मिल के काम करें। मतलब एक सरकार हो जाए और एक तरफ एक व्यक्ति हो जाए, प्राइवेट व्यक्ति हो जाए, जैसे आप हो गए, तो आप जो है सरकार जो है एक सरकार एक तरफ काम करेगी और आप उसमें पैसा लगाएं, मिलजुल के काम। तो पीपीपी मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों, मिला जुला जो उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमान पत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए। जो विमान पत्तन बनाए जा रहे हैं प्राइवेट, सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों मिलके, तो कभी इसका परीक्षण कीजिए। अब इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन कौन सी चुनौती है, जो प्राधिकरण है उनके समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं ये भी बताना है। चलिए तो शुरू हो जाइए। और देखिए दोस्तों, जितनी आसान से अच्छे तरीके से समझेंगे वैसे आंसर लिखने में आपको जो है अच्छी योग्यता हासिल हो सकती है। देश में हवाई अड्डों के तेजी से आधुनिकीकरण के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में, मतलब आधुनिक हवाई अड्डे जो हैं उनका आधुनिकीकरण किया गया है, नया किया जा रहा है। अब इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है। सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर करें। भारतीय हवाई अड्डों का निजीकरण सन 1999 में भारत में प्रारंभ हुआ। 1999 से ही जो है भारत के हवाई अड्डे का निजीकरण प्रारंभ हो गया। वर्तमान में जिन भारतीय हवाई अड्डों का प्रबंधन पीपीपी के अंतर्गत किया जा रहा है वो है मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बंगलुरु है तथा कोचीन हवाई अड्डा। ये दोस्तों इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों पैसा लगा रहे हैं। पीपीपी मॉडल अपनाने से विमानपत्तन क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए तात्कालिक अवसर प्रदान कर सकता है। अब ये अपनाने से जो है विदेश के लोग भी पैसा लगाने आ सकते हैं हमारे देश में। पीपीपी से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को, जो हमारी बुनियादी ढांचा परियोजना है उससे, जैसे सड़क, रोड, वो सब चीज़ें बेहतर तथा तेज़ी से वितरित करने में क्षमता प्राप्त हो जाएगी, तेज़ी से वितरित करने में। ठीक है। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। शुल्क दर का निर्धारण तथा परियोजना के बीच में पुनः वार्ता की अनुपस्थिति। शुल्क दर कितना लगेगा, जो परियोजना है वो पुनः वार्ता की अनुपस्थिति है, पुनः वार्ता नहीं हो पाती है। यातायात इत्यादि का पूर्वानुमान लगाने के लिए उचित सर्वेक्षण तथा आंकड़ा का एकत्रितकरण का अभाव। कितना जो है लोग आएंगे, ठीक है, और जो इत्यादि कितने लोग आएंगे वो सर्वेक्षण जो है तथा आंकड़ा एकत्रित करने का अभाव है। 20 से 30 वर्षों वाली बहुत लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजना, बहुत लंबे 20-30 साल की चीज़ें हम आज बना रहे हैं जो 20-30 साल बाद की आवश्यकता होगी, तो यह भी जो है दिक्कत है। जोखिम का अकुशल तथा असमान आवंटन। जोखिम अगर हुआ तो अकुशल मतलब जो है सही ढंग से और असमान आवंटन होता है। पीपीपी की विफलता का एक प्रमुख कारण है, मतलब जो है पैसा सरकार और प्राइवेट में समान रूप से नहीं बट रहा है। पीपीपी अनुबंधन नागरिकों के लिए सेवा वितरण के बजाय रोजकोषीय लाभों का अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। पीपीपी जो मॉडल है ये नागरिक के लिए सेवा का काम नहीं करते हैं, सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। तो लोगों की, देश के लोगों की भलाई की बजाय जो है ये लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। पीपीपी मॉडल पर एक राष्ट्रीय नीति की अनुपस्थिति है और एक राष्ट्रीय, देश के स्तर पर एक राष्ट्रीय नीति नहीं है। प्राइवेट और सरकार मिलकर कैसे काम करें। एयरलाइनों को प्रभावित करने वाले उच्च हवाई अड्डे शुल्क। और दोस्तों एयरलाइन है उस पर जो है उच्च जो है
हवाई अड्डा शुल्क लगाया गया। भारत में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, विमान जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी को बढ़ाने हेतु पीपीपी मॉडल को बढ़ाने हेतु सुधारों पर केलकर समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। केलकर समिति ने जो रिपोर्ट दिया था पीपीपी के लिए, उसे लागू करने की बात कही जा रही है। अगला चौथा प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। देश को आज़ाद होने के बाद कृषि में कौन कौन सी क्रांति या बदलाव हुआ है? इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन के और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता की है? जो खेती में बदलाव हुआ है वो कैसे जो है गरीबी को खत्म करने में और जो है खेती को अच्छा करने में योगदान किया है, ये हमें जो है बताना है। और जो है भोजन की सुरक्षा, मतलब लोगों को भोजन उपलब्ध होने लगा है, कैसे कैसे क्रांति क्या क्या हुआ है, ये हमें बताना है खेती के मामले में। स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में कई क्रांतियाँ हुई हैं, कई जो है क्रांति हुई है। इसमें उत्पादकता को बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहित किया तथा गरीबी से जनता को निजात दिलाया। देखिए, स्वतंत्रता, जब देश स्वतंत्र हुआ इसके बाद उत्पादन हमारा दोस्तों नहीं हो पा रहा था, हमें खाने भर का हम जो है नहीं उत्पादन कर रहे थे। फिर हमने उत्पादन बढ़ाया और भोजन, सबको भोजन सुनिश्चित कर दिया कि सबको भोजन मिलने लगे और ये प्रोत्साहन तथा गरीब जनता को निजात दिलाई और इससे जो है गरीबी, बहुत सी जनता गरीबी से निकली। हरित क्रांति इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी शुरुआत चावल तथा गेहूं जैसे फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। हरित क्रांति किया गया, चावल और गेहूं खूब उत्पादन किया गया। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें बेहतर सिंचाई सुविधा, मतलब पानी की सुविधा जो है हर खेत को मिले, आधुनिक कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, टाली और जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा। उच्च उत्पादकता वाली बीज और अधिक से अधिक उत्पादन देने वाले बीज का प्रयोग किया गया। किसमें? उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। उर्वरक और कीटनाशक जो कीट पतंगे लगकर नुकसान कर देते थे फसल को, उनका उपयोग किया गया। हरित क्रांति का क्षेत्र सीमित था। हरित क्रांति भी जो हुई तो पूरे भारत में नहीं हुई, सीमित क्षेत्र में हुई। इसमें केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों को लाभ मिला हरित क्रांति से। पश्चिम के जो देश थे, उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा राज्य को लाभ मिला किया। देश के अन्य भाग इससे वंचित रहे हरित क्रांति से। अब आते हैं श्वेत क्रांति। इस क्रांति ने भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया है, दूध जो है अधिक से अधिक हो रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी श्वेत क्रांति। पीली क्रांति, इस क्रांति का उद्देश्य है तिलहन फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। तिल जो है उसमें आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इनके उत्पादन, प्रसंस्करण एवं प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना। और जो है इसमें जो है उत्पादन अधिक से अधिक करना, प्रसंस्करण, नई नई चीज़ें, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना। पीली खेती सरसों की खेती के लिए या तिलहन के लिए। नीली क्रांति, इसका उद्देश्य मत्स्य पालन, मछली पालन, जलीय कृषि, जल में खेती करने और समुद्री मत्स्य पालन में वृद्धि करना था। स्वर्णिम क्रांति क्या है? इसका उद्देश्य शहद तथा बागवानी मतलब बाग लगाने और उत्पादन को बढ़ाने से है स्वर्णिम क्रांति। लाल क्रांति क्या है? लाल क्रांति, चलिए आ जाइए देखते हैं। लाल क्रांति, इस क्रांति का उद्देश्य टमाटर एवं मांस के उत्पादन को अच्छा करना है, बेहतर करना है। टमाटर और जो मांस का उत्पादन है उसके लिए जो है लाया गया था लाल क्रांति। कौन सा? लाल क्रांति किसके लिए लाया गया? टमाटर और जो है मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। रजत क्रांति का उद्देश्य कुक्कुट पालन तथा अंडों के उत्पादन के बढ़ोतरी के लिए। और इन क्रांतियों ने न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया, लोगों को भोजन दिया, बल्कि गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हजारों स्वयं सहायता समूह तथा सरकारी समितियां जो इन क्रांतियों के शुभारंभ के बाद अस्तित्व में आई, वे इसकी प्रामाणिकता को साबित करती है। प्रमाणित ये जो है साबित करती है। प्रारंभ में लाभार्थी अथवा गरीब लोगों की पहचान करने हेतु एक प्रणाली की जरूरत है। बीपीएल कार्ड लाभार्थी होने का निर्णायक प्रमाण है, परंतु गरीबी रेखा से नीचे होने का यह निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है। खरीद, भंडारण, आवागमन की संपूर्ण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया, खरीद करना, भंडारण करना और फिर जो है आवागमन भेजना और जो है लोगों में बांटना अनाज को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया तथा निर्धन गरीबों तक इसके अंतिम वितरण को सुनिश्चित करने, निर्धन जो गरीब है उनको जो है राशन सस्ते में देना, वितरण करने हेतु कंप्यूटर तकनीक होनी चाहिए। इसके साथ पूरे राष्ट्र में
ट्रैकिंग मैकेनिज्म, लक्ष्य अनुसरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रैक किया जाना चाहिए कि जो चीज़ें जिसको दिया जा रहा है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है इस बात को जो है इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला देखते हैं, 5वां प्रश्न जो है हमारा है लागत प्रभावी छोटी उपकरण। लागत प्रभावी जो है छोटी उपक्रम इकाइयों की अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण है। लागत लगती है दोस्तों छोटी उपक्रम में, और अल्प जो है स्वीकार्यता होती है थोड़े समय के लिए। क्या कारण है? खाद्य प्रक्रम इकाइयाँ जो भोजन की इकाइयाँ हैं, गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायता करेंगी। खाद्य प्रक्रम इकाइयाँ जो है खाद्य जो है भोजन से संबंधित। भारत में सनराइज उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त खाद्य प्रक्रम उद्योग जो है, खाद्य प्रक्रम एक जो उद्योग है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह भारतीय खाद्य बाजार का 35% है। भारतीय जो खाद्य बाजार है उसका 35% है। साथ ही साथ यह तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि उद्योगों को अपनी खराब स्वीकृति सहित कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो उद्योग हैं उनको अपनी खराब स्वीकृति सहित कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अनुक्रमण इकाइयों में शामिल जनशक्ति या तो अकुशल है या अर्धकुशल है। जो इसमें लगे हुए लोग हैं वह तो जनता जो है वो कुशल या तो अकुशल है। अकुशल है मतलब जो है अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, कम जानकारी है, जो अंतिम उत्पादों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जो अंतिम उत्पाद बनता है वो गुणवत्ता युक्त नहीं होता है। भारत में प्रक्रमित खाद्य सामग्री पर लगाए जाने वाले कर विश्व में सबसे अधिक है। भारत में जो प्रक्रमित खाद्य सामग्री पर लगाए जाने वाले जो टैक्स हैं, कर हैं, वो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है भोजन पर इस पर भी टैक्स लग रहा है। अधिकांश छोटी इकाइयाँ असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं, मतलब जो है असंगठित मतलब प्राइवेट हैं, तथा विशेषकर क्रेडिट, विपणन सुविधा, भंडारण सुविधा तथा रख रखाव बुनियादी डाटा तक इनकी पहुंच नहीं है। मतलब जो है क्रेडिट उधार लेना नहीं मिल पाता है, विपणन सुविधा बेचने की सुविधा नहीं है, भंडार सुरक्षित बहुत दिनों तक रखने की सुविधा नहीं है, और ढांचा तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती है। इस प्रकार ये आर्थिक प्रगति करने में सक्षम नहीं हो पाती है, और इससे जो है आर्थिक प्रगति नहीं हो पा रही है। हालांकि खाद्य प्रक्रम इकाइयाँ निर्धन किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जो खाद्य प्रक्रम है ये जो है जो गरीब किसान हैं उनको जो है बाहर सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। स्थानीय लघु स्तरीय इकाई भंडारण तथा परिवहन लागत को कम करके, जो परिवहन लागत है उसको जो है कम करके स्थिति उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्थानीय लघु स्तरीय इकाइयाँ भंडारण तथा परिवहन लागत को कम करेगी, जिससे कृषि के उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। कृषि के उपज के लिए इन इकाइयों का प्रसार रोजगार भी प्रदान करेगा, रोजगार भी मिलेगा तथा ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करेगा। गांव से जो लोग शहर में भाग रहे हैं वो भी कम होगा। सरकार ने उद्योग धंधे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं, जिससे एकीकृत कोल्ड चेन मतलब जो है कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया गया। मेगा फूड पार्क, मॉडर्न टर्मिनल मार्केट तथा बल्क स्टोरेज इत्यादि सुविधा के साथ। दोस्तों मेगा फूड पार्क जहाँ बहुत से जो है आपको चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। सुविधाओं के साथ साथ बाजारों का आधुनिकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला तथा बूचड़ खाने इत्यादि सम्मिलित हैं। ऐसी इकाइयों को तकनीकी जो क्षमता है उसको वृद्धि करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय जो मूल्य श्रृंखला है उसमें एकीकृत करना और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक जो व्यवहार्यता है उसको जो है सुनिश्चित करने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न है दोस्तों हमारा जो है 8वां जो प्रश्न है, ल्यूकीमिया, थैलासीमिया, क्षतिग्रस्त कार्निया व गंभीर दांत सहित सुविस्तृत चिकित्सीय दशाओं में उपचार करने के लिए भारत में स्टेम कोशिका चिकित्सा लोकप्रिय होती जा रही है। स्टेम कोशिका क्या होता है दोस्तों, ये जानना है। संक्षेप में वर्णन कीजिए कि स्टेम कोशिका उपचार क्या होता है तथा इसे अन्य उपचारों की तुलना में किससे लाभ होता है। स्टेम कोशिका मतलब दोस्तों बाहर ही जो है आपकी जो अंग की जरूरत है वो लैब में ही अंग को बना के आपके शरीर में लगा दिया जाना। तो ये जो है ल्यूकीमिया और थैलासीमिया
के क्षतिग्रस्त जो नुकसान हो चुके कार्निया हैं उनके गंभीर दाह सहित सुविस्तृत चिकित्सा, उन्हें जो है सही करने की दिशा में उपचार करने के लिए भारत की स्टेम कोशिका की विस्तृत लोकप्रियता होती है। तो इन्हें जो है हमें यहाँ जो है बताना है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेम कोशिका शरीर की अपरिपक्व सामग्री कोशिका होती है, अपरिपक्व होती है, पूर्णतः नहीं होती है, जिससे विशिष्ट कार्यों के साथ साथ अन्य सभी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। स्टेम कोशिका चिकित्सीय क्षतिग्रस्त ऊतक, अगर जो है कहीं कोई ऊतक जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, नष्ट हो गया है, नुकसान हो गया है, क्षतिग्रस्त जो ऊतक तथा अन्य चोटों को ठीक करने के लिए रोगी को स्वयं की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करती हैं। और ऊतक तथा अन्य चोट जो लगे हैं उनको ठीक करने के लिए रोगी की स्वयं स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। स्वयं जो है स्टेम जो कोशिका है उसका उपयोग करते हैं। स्टेम कोशिकाएं जो है सामान्यतः रोगी के शरीर के 2 भागों में से किसी भी भाग से लिया जा सकता है। स्टेम जो कोशिका है वो थोड़ी सी लेना होता है दोस्तों, और लिया जा सकता है। जो अस्थि मज्जा अथवा वसा ऊतक होते हैं जिन्हें ऊपर जो जंगा है वहाँ से अथवा उदय भाग से लिया जाता है। संदर्भित स्टेम कोशिकाओं का नमूना रोगी के प्रभावित क्षेत्र में सीधे प्रवेशित किया जाता है। जहाँ रोग से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जो है डाल दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नई त्वचा कोशिकाओं तथा संयोजी ऊतक का विकास होता है। और इससे जो है जब स्टेम कोशिका वहाँ लगा दी जाती है तो नया त्वचा जो है और कोशिकाएं बनना चालू हो जाती हैं। स्टेम कोशिका चिकित्सा के क्या लाभ हैं? स्टेम कोशिका चिकित्सा उसके लाभ। स्टेम कोशिका अनुसंधान वैज्ञानिकों को जानवरों तथा मनुष्यों पर वास्तविक परीक्षण किए बिना कई संभावित दवाओं का परीक्षण करने की अनुमति देती है। मतलब दोस्तों इसमें जो है स्टेम कोशिका में जानवर जो है दूसरे चीज़ों पर परीक्षण करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो है सही है कि नहीं है। स्टेम कोशिका अनुसंधान वैज्ञानिकों को जानवर या मनुष्य पर वास्तविक परीक्षण किए बिना, किसी दूसरे पर परीक्षण किए बिना संभावित दवाओं का परीक्षण करने की अनुमति देती है। जो संभावित दवा है उस पर सीधा परीक्षण किया जा सकता है। यह चिकित्सीय क्लोनिंग तथा पुनर्योगी चिकित्सा में बहुत सारे चिकित्सीय लाभ प्रदान करता है। इसमें कई स्थितियां जैसे पार्किंसंस रोग, रीढ़ की हड्डी में चोट, अल्जाइमर रोग, सिजोफ्रेनिया, कैंसर, मधुमेह आदि के उपचार की काफ़ी संभावना है। एक उच्च समझदारी से मानव शरीर में असामान्य वृद्धि के उपचार को, जो शरीर में कोई चीज़ असमान रूप से बढ़ गई है उसकी अनुमति मिलेगी, उसका भी उपचार किया जाता है। प्रत्यारोपण अस्वीकृति का जोखिम न्यूनतम है। प्रत्यारोपित कर दिया जाता है दोस्तों, वो अस्वीकृत नहीं होगा, अब कम से कम हो सकता है, मतलब जो है कि वो स्वीकार न करें, क्योंकि यह रोगी के शरीर की कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। और रोगी की शरीर दोस्तों खुद की कोशिका जो है मतलब जो है उसको जो है एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि स्टेम कोशिका चिकित्सा के कुछ नुकसान भी है, क्योंकि यह पूरी तरह से नई तकनीकी है, इसलिए प्रकृति के साथ इस तरह की हस्तक्षेप के दीर्घकालिक प्रभाव अभी ज्ञात नहीं है कि बाद में जो है उसका क्या परिणाम आएगा। अगला जो है 7वां प्रश्न है, भारत ने चंद्रयान व मंगल कक्षीय मिशनों सहित मानव रहित अंतरिक्ष मिशन में असाधारण सफलता प्राप्त की है। मानव रहित मिशन सफलता में, लेकिन मानव सहित अंतरिक्ष मिशन में प्रवेश करने का साहस नहीं है। मानव को जो है चंद्रयान पर मंगल कक्षीय में भेजना अभी जो है मुश्किल लग रहा है। मानव सहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने में प्रौद्योगिकी व सुप्रचालित सहित मुख्य रुकावटें क्या है? मानव मिशन जो है भेजने में क्या क्या रुकावटें हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हालांकि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1960 के दशक की शुरुआती में लॉन्च हुआ। कब हुआ? 1960 के दशक में शुरुआत में लॉन्च हुआ अंतरिक्ष कार्यक्रम, लेकिन यह वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में काफ़ी छोटी भूमिका में बना रहा है। अब ये जो है विश्व के जो उद्योग हैं अंतरिक्ष वाले उसमें काफ़ी छोटी भूमिका में रहा। 2008 में इसरो ने चंद्रयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो दोस्तों जो चंद्रयान मिशन है वो 2008 में इसरो जो है इंडियन स्पेस जो है उसने लॉन्च कर दिया, तथा 2014 में मंगल ग्रह के पवित्र कक्षा में एक अंतरिक्ष यान का निर्देशन किया गया। और 2014 में जो है मंगल जो ग्रह है उसके पवित्र जो है कक्षा में अंतरिक्ष यान का जो है भेजा गया। हालांकि भारत ने अभी भी तकनीकी एवं रणनीति दोनों ही संदर्भ में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन में कदम नहीं बढ़ाया है। तकनीक में भी
और जो है इसमें भी। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि तकनीक विशेषज्ञता तथा ईसबों के निराकरण प्रक्रिया में उपलब्ध संसाधन सीमित है। ईसबों के पास जो संसाधन है वो सीमित है। भारत ने 2022 में अपने प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान भेजने की योजना बनाई। भारत ने 2022 में जो है प्रथम मानव नहीं रहेगा उसमें अंतरिक्ष मिशन गगनयान भेजने की योजना बनाई। सरकार ने मिशन के लिए 100 अरब रुपए आवंटित किए। यदि यह मिशन सफल रहा तो भारत, अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद मानवयुक्त अंतरिक्ष भारत, अमेरिका, रूस के बाद चौथा जो है चीन के बाद भारत जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ईसबो ने के अनुसार 2022 में वास्तविक मानव अंतरिक्ष मिशन से पहले 2 मानव रहित मिशन होंगे। 2022 से पहले गगनयान मिशन में कुछ मूलभूत चुनौतियां हैं। एक मानवयुक्त मिशन के लिए ईसबो को उड़ाने के बाद अंतरिक्ष यान को वापस पृथ्वी पर लाने की क्षमता विकसित करनी होगी। साथ ही साथ एक ऐसी अंतरिक्ष यान विकसित करना होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भी पृथ्वी जैसी स्थिति में रह सके, वातावरण को बनाए रखने, भोजन की आपूर्ति, अपशिष्ट पदार्थ जो है को संसाधित करने तथा आपात स्थिति से निपटने इत्यादि के मूल घटकों का विकास अभी भी प्रारंभिक चरण में है। भारत में अभी भी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र का अभाव है और अंतरिक्ष यात्री में जो प्रशिक्षण केंद्र है उसका भी अभाव है। 8वां प्रश्न, यह बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है जब नदियों को जोड़ना एक संकल्पना थी कि नदी को जोड़ दिया जाए, परंतु अब यह देश में एक वास्तविकता बनती जा रही है। वास्तव में जोड़ा जा रहा है। नदियों को जोड़ने में होने वाले लाभ एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए कि नदी को जोड़ने से क्या क्या लाभ होगा और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय नदियों को जलाशय, जो भारत की नदियां हैं, नदियों को जलाशय, बांधों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ने की परियोजना नदी जोड़ो परियोजना है। आधुनिक भारत में इसकी परिकल्पना ब्रिटिश अभियंता सर आर्थर कॉटन ने की थी कि नदी को जोड़ना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर के.एल. राव ने उत्तर भारत में के दक्षिण भारत की नदियों को जोड़कर राष्ट्रीय वाटर ग्रिड बनाने का प्रस्ताव रखा था। नदियों को आपस में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य एक क्षेत्र विशेष के अधिशेष जल को, जो ज़्यादा जल है एक क्षेत्र में, उसको कम जल वाले क्षेत्र में पहुंचाना है जहां कम जल है। नदियों को आपस में जोड़ने से लाभ होगा, लेकिन इससे पर्यावरण पर अच्छा या बुरा दोनों प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण पर नुकसान भी होगा और लाभ भी मिलेगा। नदियों को आपस में जोड़ने से लाभ क्या होगा? एक क्षेत्र में वर्षा के अतिरिक्त जल को कम जल वाले क्षेत्र में पहुँचा कर सूखे से बचाया जा सकता है। मान लीजिए आपके गाँव में ज़्यादा जल आ रहा है, आपके पड़ोस के गांव में जो है सूखा पड़ा हुआ है, तो नदी जो है अगर दोनों में है तो जोड़ के जो है जहाँ सूखा पड़ा हुआ है वहाँ जल पहुँचाया जा सकता है। बहुत सी नदियों में वर्षा भर जल की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सकती है और वर्ष भर जो है नदी जो है वहाँ जल भेजा जा सकता है। बाढ़ व सूखे की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। बाढ़ और सूखा स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है। पानी की उपलब्धता के कारण सिंचाई जो है सुनिश्चित होगी, जिससे खाद्य आपूर्ति बनी रहेगी, भोजन की जो आपूर्ति है वो बनी रहेगी। पानी उपलब्धता के कारण जल परिवहन सुनिश्चित होगा और पानी उपलब्ध होने के कारण जो है जल के जो परिवहन है वो सुनिश्चित होगा। जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी और जल से जो है विद्युत बनाया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, गाँव में रोजगार मिलेंगे और मछली पालन का नहर में पानी होगा तो मछली पालन भी आराम से किया जा सकता है। नदियों को जोड़ने से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव क्या है? नदी के पानी को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करना होगा, बांध बनाना होगा, जिससे विस्थापन की समस्या के साथ जो विस्थापन होता है दोस्तों, नदियों को जोड़ने प्रभाव पर होने वाला प्रभाव क्या हो? देखिए दोस्तों, नदी को जोड़ने के लिए जो है बांधों का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे विस्थापन की समस्या के साथ वहाँ की पारिस्थितिक बिगड़ सकती है, विस्थापन हो सकता है, लोगों को अपना घर द्वार छोड़कर जाना पड़ सकता है। नदी जोड़ने के क्रम में पेड़ों को काटना होगा, जिससे पर्यावरण की हानि होगी।
समुद्र में मिलने वाली नदियों में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। समुद्र में मिलने वाली जो नदी है उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे समुद्र व नदी के मुहाने पर स्थित पारिस्थितिक बिगड़ सकती है। समुद्र और नदी के जो मुहाना है वहाँ पर स्थित जो पारिस्थितिकी है बिगड़ सकती है। नदियों को जोड़ने वाले स्थान पर जल के रिसाव से, जहाँ जल जो है धीरे धीरे रिसेगा, उससे भूमि के लवणीकरण मतलब नमक की मात्रा या जो है जमीन मिट्टी खराब होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो कृषि भूमि को बंजर बना सकती है, और जो कृषि भूमि है जहाँ खेती हो रही है वो बंजर हो सकता है। तो ये जो है नुकसान है, और इसको और विस्तृत दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए। 9वां, साइबर आक्रमण के संभावित खतरों की एवं इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचा की विवेचना कीजिए। साइबर हमला होता है दोस्तों, आपके मोबाइल से पैसा गायब, आपको फ़ोन आया और आपने OTP डाला, आपका मोबाइल हैक हो गया, ये सब साइबर हमले हैं। साइबर आक्रमण एक अपराध है दोस्तों, जो कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। साइबर आक्रमण सामान्यतः साइबर आक्रमण द्वारा महत्वपूर्ण कंप्यूटर डाटा जो है, जो कंप्यूटर की डाटा है, निजी जो जानकारी है इत्यादि की चोरी होती है। आपने निजी जो जानकारी रखी उसकी भी चोरी हो गई। भारत में साइबर आक्रमण पर रिपोर्ट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा तैयार किया जाता है। तो रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैयार करती है। पिछले कुछ दिनों में डाटा की उपलब्धता तथा तीव्र डिजिटलीकरण, तेजी से डिजिटल होने के कारण जो है लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। लोग इंटरनेट का उपयोग लगातार कर रहे हैं। इससे ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें सुरक्षा की पूरी जानकारी नहीं है। इसमें साइबर आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। साइबर आक्रमण के प्रभावित संभावित खतरे क्या हैं? वानाक्राय रैनसमवेयर हमला, इसमें लोगों के कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है और इसके बदले उसे खोलने के लिए फिरौती मांगी। आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आपका कंप्यूटर खुल ही नहीं रहा है, तो आपसे जो हैक किया है वो कहेगा कि भैया पैसा दे दो और हम आपका कंप्यूटर खोल देंगे। राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे नगर परिवहन, जो शहर में जो बसें चल रही हैं, विद्युत ग्रिड संचालन, सड़कों, नली नालियों इत्यादि का नियंत्रण डिजिटल व्यवस्था से ही होता रहता है। इनके संचालन में व्यवधान उत्पन्न होकर जनजीवन को प्रभावित किया जा सकता है। व्यापार इकाइयों के संचालन को ठप करना, जो व्यापार हो रहा है उसको भी ठप कर देना। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं को उजागर करके सुरक्षा कमजोर कर सकता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा से अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की कुछ सूचनाएं होती हैं दोस्तों, अगर उसको हैक कर लिया गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। साइबर आक्रमण को रोकने के उपाय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दुनिया के देश और अपने देश दोनों स्तर पर संभावित साइबर आक्रमण से बचाव के लिए सक्षम सुरक्षा तंत्र और कानून बनाया गया है। ICANN और NCCISC, UN, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इत्यादि जैसे कुछ प्रमुख संगठन हैं जो साइबर आक्रमण की निगरानी करते हैं तथा इन्हें आक्रमण को असफल करते हैं। ये जो है दोस्तों UN है, UN इंटरनेट गवर्नेंस है, ICANN है और NCCIC है। साइबर सुरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य नागरिकों और व्यापारिक संस्थानों में सरकारी कार्यालयों इत्यादि के लिए सुरक्षित साइबर रिस्पांस स्पेस का निर्माण करना है। साइबर आक्रमण के खतरों से बचने के लिए भारत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है। राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कंप्यूटर रिस्पांस टीम जो है बनाई है। राष्ट्रीय नोडल एजेंसी और कंप्यूटर रिस्पांस टीम जो है बनाई है। ठीक है, तो ये हुआ। इत्यादि ने साइबर स्पेस का एक निर्माण किया है। साइबर आक्रमण के खतरे से निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, भारत का उत्तर पूर्वी प्रदेशीय बहुत लंबे समय से विद्रोह ग्रसित है। विद्रोह हुआ है। उत्तर पूर्वी जो प्रदेश हैं, उत्तर में है और पूर्व में है, वो जो है बहुत लंबे समय से विद्रोह से ग्रसित हैं। इन प्रदेशों में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारणों की विश्लेषण कीजिए। मतलब दोस्तों हथियार के साथ जो है विद्रोह होता है वो अतिजीविता के मुख्य कारण क्या है उसका विश्लेषण करना है। 150 शब्दों में 10 अंक का। भारत का उत्तर पूर्वी प्रदेश स्वतंत्रता के समय से ही विद्रोह ग्रसित है। विद्रोह होता है। विद्रोहियों के कारण में इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, जाति और भाषाई इत्यादि विविधता को
सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय की और भाषा की इत्यादि विविधता को माना जाता है। मतलब दोस्तों संस्कृति में भिन्नता है, जाति अलग अलग है, भाषा अलग अलग है और विविधता है समाज में, इसलिए जो है ये विद्रोह होता रहता है। उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों में से सिर्फ सिक्किम को छोड़कर सभी 7 राज्य इस समस्या से अछूता नहीं है। 7 राज्यों में विद्रोह होता है। समस्या की मूल वजह में कहा जाता है कि यह कि अधिकांश जनसंख्या आज़ादी के वर्षों बाद भी अपने आप को, आज़ादी के वर्षों बाद भी अधिकांश जो जनसंख्या है आज़ादी के वर्षों बाद भी जो है वर्षों बाद भी अपने आप को भारत का हिस्सा जो है भारत का हिस्सा नहीं मानती है, भारत का हिस्सा जो है नहीं मानती है। ठीक है, इसका मानना है कि भारत में जबरन उनका विलय किया गया है। उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में विद्रोह या कारण क्या है? आज़ादी के बाद क्षेत्र के बाहर से आए लोगों ने अपनी संस्कृति व सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए विद्रोह किया कि उनकी जो संस्कृति है वो और उनकी सुरक्षा के लिए वो खतरा है। संस्कृति का मतलब दोस्तों उनका त्यौहार, भाषा, रहन सहन, पहनावा, उसके खतरे के लिए जो है ये अपना विद्रोह जो है चालू रखते हैं। अगला जो है जनजातीय समूह जैसे नागा, बोडो, कुकी, मणिपुरी इत्यादि द्वारा की गई मांगे को पूरा नहीं किया जाना। ये कुछ मांगे रखते हैं, उसको सरकार ध्यान नहीं देती है। भारत का उत्तर पूर्वी प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ लगती है और इसके साथ भारत का विभिन्न मुद्दों पर विवाद है। भारत जो है इनके साथ विभिन्न मुद्दों पर क्या है, विवाद है। इस कारण ये देश विद्रोहियों को धन व सुरक्षा मुहैया कराते हैं। ये जो देश हैं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये पैसा देते हैं किनको, विद्रोहियों को, और सुरक्षा भी देते हैं कि इनकी जो है हानि न हो। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अफस्पा जैसे कानून लागू किए गए हैं। इन कानूनों के संरक्षण में सुरक्षा बलों द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। जब अफस्पा लागू हो जाता है तो हमारे देश की जो सेना है वो जो है मानवीय अधिकार जो है, मानव के जो अधिकार है उसका उल्लंघन कर दिया जाता है, जिससे स्थानीय आबादी जो है के बीच केंद्र सरकार के प्रति इसके मन में अविश्वास की भावना जाग जाती है, विश्वास नहीं कर पाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को शांति वार्ता में सफलता न मिल पाना भी, केंद्र और राज्य जो है शांति के लिए वार्ता करते हैं, उसमें भी सफलता नहीं मिलना विद्रोह का कारण है। पहाड़ों और जंगलों की अधिकता विद्रोहियों को सुरक्षा प्रदान करती है। पहाड़ और जंगल अधिक होने से उन्हें बचाव जो है, जीवन को बचाने में उन्हें सुरक्षा मिल जाती है। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ भी विद्रोह का कारण है। बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठ होता है वह भी विद्रोह का कारण है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। प्राकृतिक संसाधन भरपूर है, इसके बाद भी जो है इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। साथ ही सरकार की उपेक्षा, सरकार जो है ध्यान ही नहीं देती है और रोजगार के सीमित अवसर, रोजगार कम मिल पाता है, इस क्षेत्र में विद्रोह को जन्म दिया है और इससे जो है यहाँ विद्रोह जो है ज़्यादा हो रहा है, बोल सकते हैं। अगला 11वां प्रश्न, 2017-18 के संघीय बजट के अभीष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य जो है भारत को रूपांतरित करना है। भारत को क्या करना, रूपांतरित करना, बदलना। देखिए 2017-18 के जो संघीय बजट है केंद्र और राज्य के अवशिष्ट उद्देश्यों में से एक जो है उद्देश्य क्या था कि भारत को रूपांतरित करना, बदलना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा जो है जैसे सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2017-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिए कि सरकार ने क्या क्या उपाय प्रस्तावित किए थे। चलिए, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 1 जनवरी 2017 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। बजट के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य TEC इंडियन अर्थात ट्रांसफॉर्म एंजाइम एंड क्लीन इंडिया यानी भारत को रूपांतरित करना है, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना है। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा। बजट 2017-18 में TEC इंडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बांड शुरू किया गया है। चुनावी बांड जो है राजनीतिक दलों के आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में इन्हें टैक्स रिटर्न फाइल दर्ज किया जाना चाहिए। रेलवे में नवीकरणीय प्रतिस्थापन, नई प्रतिस्थापन, महत्वपूर्ण सुरक्षा संपत्तियों में सुधार संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष की शुरुआत। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना का लक्ष्य। वर्ष 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाए।
जाएगा और 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त कर दिया जाएगा, गरीबी से मुक्त। युवाओं को शिक्षा, कौशल तथा रोजगार उपलब्ध कराना, इसमें शक्ति का संचार करने हेतु स्वयं पोर्टल शुरू किया गया है युवाओं के लिए। ईमानदार करदाताओं को कर प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाना, जो ईमानदारी से टैक्स भरता है उसको सम्मान दिया जाएगा। लोगों की भागीदारी के माध्यम से प्रभावी प्रशासन और कुशल सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। लोग भाग लेंगे और प्रशासन जो है भ्रष्टाचार मुक्त कुशल तरीके से कराया जाएगा। प्रमुख डाकघरों में पासपोर्ट सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पासपोर्ट जो है सेवा, सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गतिशील तथा उत्तरदायी एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। गतिशील होना, उत्तरदायी होना और गतिशीलता को बढ़ावा देना। राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए, जो राजकोष है उसकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए संसाधनों का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करना, संसाधन सही से उपयोग हो तथा राजकोषीय प्रबंधन की विवेकपूर्ण उपयोग करना है। सरकार का यह बजट सराहनीय है क्योंकि इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की समग्र समृद्धि में औद्योगिक समृद्धि दर पिछड़ती गई है। उद्योग धंधे की जो समृद्धि दर है वो पिछड़ती गई है, कारण बताइए। और औद्योगिक नीति में हाल में किए गए परिवर्तन औद्योगिक समृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सफल रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की समग्र जो वृद्धि हुई है वो औद्योगिक समृद्धि दर, जो उद्योग धंधा है दोस्तों उसमें जीडीपी ने योगदान नहीं दिया है या जीडीपी पिछड़ गई है या जो है उद्योग धंधे का विकास नहीं हो पा रहा है। इनका कारण बताइए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। और औद्योगिक नीति में, उद्योग धंधे की नीति में हाल में किए गए जो परिवर्तन जो किया गया है उससे जो है उद्योग धंधों की समृद्धि दर को बढ़ाने में, जो समृद्धि दर जो है उद्योग धंधों की जो परिवर्तन किया गया है उससे उद्योग धंधों की समृद्धि जो है बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम है ये बताना है। तो जीडीपी क्या होती है दोस्तों, एक वर्ष में भारत के जो क्षेत्र है, सीमा है, उसमें उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो चलिए आइए, वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया गया। मतलब जो है भारत जो है उदारीकरण मतलब जो है दूसरे देश के लोग आके यहाँ व्यापार कर सकते हैं। निजीकरण प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट व्यक्ति भी है। वैश्वीकरण दुनिया को जोड़ दिया गया, अपनाया गया। इसके साथ ही नई दिल्ली नीति को लागू किया गया, नई दिल्ली औद्योगिक नीति लागू किया गया। इसमें 1989 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16.4% थी। 1990 में विनिर्माण क्षेत्र उद्योग धंधे की जो हिस्सेदारी थी जीडीपी में वो 16.4%, जो 15-16 में घटकर 16.2% रह गई। मतलब इसको बढ़ना चाहिए दोस्तों, लेकिन 15-16 में घट रहा है। इससे पता चलता है कि सुधारोत्तर अवधि में सुधार जो किया गया उसमें सकल घरेलू उत्पाद की समग्र समृद्धि में, जीडीपी में वृद्धि में औद्योगिक समृद्धि दर पिछड़ गया, उद्योग धंधे जो है पिछड़ गए। भारतीय जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। उद्योग धंधे का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान जो है लगभग 27 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान जो है औद्योगिक क्षेत्र का 27.6% वर्ष 2016-17 में है। हालांकि अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं के विपरीत भारतीय औद्योगिक विकास में सुधार होने के बाद भी गिरावट बनी हुई है। इतना सुधार होने के बाद भी अभी भी गिरावट बनी हुई है। ठीक है, अगला रहिए, इसका कारण विश्व आर्थिक मंदी तथा उच्च ब्याज दर है। इसका जो कारण है वो विश्व आर्थिक मंदी है और तथा उच्च ब्याज दर भी सुधार के बावजूद विभिन्न कारकों से औद्योगिक विकास दर पिछड़ गई है। भारत में उच्च ब्याज दर और समय पर जो है कर्ज और पूंजी की उपलब्धता की कमी है। तो भारत में जो है उच्च ब्याज दर और समय पर जो ऋण है, कर्ज है और पूंजी की जो उपलब्धता है उसमें जो है उपलब्धता की कमी है, पूंजी जो है कम उपलब्ध है। तो उच्च ब्याज दर है, भारत में ब्याज दर अधिक लगता है, समय पर ऋण नहीं मिल रहा है और पूंजी जो है पैसा जो है कम है, तो इसलिए जो है पिछड़ रहा है उद्योग धंधा। विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं में संकुचन की स्थिति का होना। विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर जो उपभोक्ता है, जो खरीदने वाला व्यक्ति है, उसके पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए जो वस्तुएं बनती हैं। और पूंजीगत वस्तुओं में संकुचन की स्थिति, जो पूंजीगत वस्तुएं उसमें जो है संकुचन हो गया है।
जटिल कानून व्यवस्था जो है जबरदस्त जटिल है तथा पर्यावरणीय मंजूरी मिलने में देरी हो जाती है और भू अधिग्रहण भूमि को जो है खरीदने में भी समस्या आती है, इसलिए उद्योग धंधा विनिर्माण क्षेत्र पिछड़ रहा है। कठोर श्रम बाजार दोस्तों कई बार जो है जो मजदूरों के लिए बहुत सारे नियम कानून है, इसमें निवेश को उत्साहित करते हैं, इसलिए मजदूरों को सुरक्षा दी गई है, इसलिए लोग इसमें निवेश करना कंपनी या प्राइवेट सेक्टर निवेश करने से डरता है। जीएसटी कर व्यवस्था जीएसटी लागू होने से पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर कानून थे। कमज़ोर बुनियादी ढांचा कमज़ोर है, विद्युत लाइट नहीं आती है, कौशल युक्त युवा नहीं है, सड़कें नहीं है, यह भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बाधा बन रही है। औद्योगिक क्षेत्र की समृद्ध वृद्धि को बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति में समय समय पर बदलाव किए गए हैं। औद्योगिक जो नीति है उसमें समय समय पर बदलाव किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से बदलाव किए गए हैं, देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में देश में सकारात्मक कारोबारी माहौल बना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम से देश में जो है सकारात्मक जो है कारोबारी माहौल बन गया है। जीएसटी के लागू होने से एक समान कर व्यवस्था लागू हो गई है। जीएसटी लागू हुआ तो एक समान कर लग रहा है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को पीयर टू पीयर लैंड लैंडिंग क्राउड फंडिंग के माध्यम से पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अपने में जो है पीयर जो है लैंडिंग कर सकते हैं और फंडिंग भी इन्हें मिल रही है, पैसा भी। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का लक्ष्य 2025 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 25% तक बढ़ाना है। राष्ट्रीय जो विनिर्माण नीति है 2025 तक जो है जीडीपी में 25% जो है विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाना चाहती है। विदेशी व्यापार नीति वर्ष 2015 से 20 का लक्ष्य भारत के निर्यात को दोगुना करना है। भारत अपना सामान दोगुना बेचना चाहता है, ठीक है, दोगुना करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग धंधे के विकास को पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्वी औद्योगिक विकास कार्यक्रम NEIDS की शुरुआत हुई है। चूँकि इनमें से अधिकांश नीति दीर्घकालिक उपाय हैं, लंबे समय के उपाय हैं, इन नीतियों का कुछ समय के बाद औद्योगिक विकास दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो है कुछ समय बाद जो है सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेगा। तो हमारे समावेशी समृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण क्या है? जो समावेशी सबकी वृद्धि के लिए प्रमुख अभिलक्षण क्या है? भारत इस प्रकार की समृद्धि परिक्रम का अनुभव करता है। क्या भारत जो है इस प्रकार की जो है समृद्ध परिक्रम का अनुभव करता है? विश्लेषण कीजिए तथा समावेशी समृद्धि हेतु उपाय सुझाइए। जो सबके विकास के लिए जो है ये उपाय सुझाना है। समावेशी समृद्धि एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की वृद्धि का लाभ एवं उपलब्ध अवसर समाज के सभी वर्गों को होना चाहिए। जो समावेशी समृद्धि है एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत जो है अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है, वृद्धि का लाभ एवं उपलब्ध जो है अवसर समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। जो देश में विकास हो रहा है उसका लाभ जो है सभी व्यक्ति को, समाज के सभी वर्ग, सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये कह रहा है। समावेशी समृद्धि होता क्या है दोस्तों? समावेशी समृद्धि का मतलब जो भी विकास हो रहा है देश में, पैसा रुपया बन रहा है, उसमें सबको भागीदारी मिले, सब उसमें भाग ले, सबको उसमें हिस्सा मिले और सबका विकास हो, सब जो है सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो समावेशी समृद्धि के प्रमुख लक्षण मूलभूत बुनियादी सुविधा जैसे खाद्य एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता होना, शिक्षा, आवास मिलना, सड़क इत्यादि पहुँच समाज में के सबसे निचले तबके तक होना चाहिए। ये सब समावेशी विकास जिसे गरीबी समर्थक विकास भी कहा जाता है, गरीब समर्थक विकास भी कहा जाता है, भारत के विकास विमर्श में एक महत्वपूर्ण विचार बन गया है। और दोस्तों जो समृद्धि जो विकास है इसमें गरीबों का भी विकास होता है और इसके विकास विमर्श में एक महत्वपूर्ण विचार बन गया है। विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें सुशासन एवं लिंग समानता पर भी ध्यान दिया जाता है। पर्यावरण को बचाना, सुशासन, अच्छा शासन हो और महिला पुरुष से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। समावेशी विकास की मुख्य विशेषताओं में समानता है, स्थिरता है, संपूर्ण विकास और सभी की भागीदारी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से समावेशी समृद्धि को महत्व दिया गया है। इसके बाद भी सभी पंचवर्षीय योजना व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य विशेष इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले 2 दशकों में 20 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि उल्लेखनीय रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, लेकिन फिर भी भारत मानव विकास सूचकांक के मामले में
जो है मानव विकास सूचकांक जो मामले है उसमें चीन, श्रीलंका तथा अफ्रीकी देशों, लैटिन अमेरिकी देशों से भी पीछे है। भारत की अधिकांश संपत्ति जो है कुछ हाथों में ही केंद्रित हो गई है, जबकि जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। अधिकांश आबादी जो है बुनियादी सेवाओं से वंचित है। हमारे देश में दोस्तों रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार जो है अधिकांश लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह कहना गलत नहीं है कि वर्तमान में भारत समावेशी विकास से बहुत दूर है। अभी तो दोस्तों गरीब गरीब और अमीर अमीर हो रहे हैं, तो समावेशी विकास का मतलब सबका तो विकास नहीं हो रहा है। सरकार ने समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए कई सामाजिक योजनाएं चलाई हैं। इस सरकार ने मनरेगा चलाया है, जनधन योजना, पैसा सीधा जो है दे दिया जाता है, आयुष्मान भारत योजना, सौभाग्य मुद्रा इत्यादि कार्यक्रम चला रही है सबको विकास करने के लिए। सरकार और इससे जुड़े सभी व्यक्तियों को सरकार द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास के प्रति अधिक जवाबदेह होने की आवश्यकता है, जो सरकार प्रयास कर रही है। सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर रोजगार सृजन के लिए, रोजगार जो है बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक कोशिश की जानी चाहिए। रोजगार बढ़ाने के लिए कर अनुपालन जो है, टैक्स कर का अनुपालन, समानुरूपता बढ़ाया जाना चाहिए। भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, सबका विकास सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं की समय पर और कुशल वितरण एक अनिवार्य है। जो सेवा है वो समय पर जो है मिले लोगों को और कुशल तरीके से मिले। अगला जो प्रश्न है 14वां, संचयन तंत्र में धान और गेहूं की गिरती उपज के क्या क्या मुख्य लक्षण है? तंत्र में फसलों की उपज के स्थिरीकरण में शस्य विविधीकरण किस प्रकार मददगार है? देखिए दोस्तों, अब हमारा जो धान और गेहूं का उत्पादन जो बढ़ना चाहिए दोस्तों, वो कम होने लगा है। अब धान और गेहूं जिस खेत में जो है जितना होता था उतना से अब कम होता जा रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए। तो कह रहा है कि उपज जो है या तो स्थिर हो जा रहा है, या तो उतने पर स्थिर है, या कम हो जा रहा है। इसका जो है कारण क्या है? स्थिरीकरण में शस्य विविधीकरण, इसको अगर दूर करना है तो इसके लिए विविधीकरण मतलब कई फसलें एक ही खेत में बो देना जो है बो देना मददगार होगा, ये बताना है। भारत में चावल और गेहूं की फसल को उपजाने हेतु श्रम, जल, पूंजी और गहन शक्ति की जरूरत होती है। मतलब मजदूरी, श्रम लगता है, जल लगता है और पैसा लगता है चावल गेहूं को उगाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद यह ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होती है। इससे बावजूद भी फायदा जो है ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इसके उपज कम होने का मुख्य कारण, जो उपज है वो कम हो रही है धान गेहूं की, इसका कारण है संसाधनों की उपलब्धता कम होना। जो संसाधन की उपलब्धता है वो कम है। वहीं बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया इत्यादि देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर उपज कम है। मतलब यहाँ जो है प्रति हेक्टेयर बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया में ज़्यादा पैदावार हो रहा है, हमारे यहाँ कम। धान और गेहूं की उपज में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो धान पानी गहन फसल है, पानी चाहिए धान के लिए। धान की फसल को लगातार एक लंबे समय तक पानी की आवश्यकता होती है। भारत में लगातार गिरते भूजल मतलब जो है पानी का गिरता हुआ स्तर तथा इसके अत्यधिक जो है दोहन होने से पानी की अत्यधिक खर्च और अनियंत्रित वर्षा का समय पर होती नहीं है, जिसके कारण उपज में लगातार गिरावट आ रही है। इस कारण जो है धान और गेहूं की फसल जो है कम हो रही है। कुछ क्षेत्रों में किसान नगदी फसलों की ओर ध्यान दे रहे हैं। नगदी जो फसल है जिसमें क्षेत्रों में धान और गेहूं की उपज में गिरावट आ रही है, जो नगदी फसल बो रहे हैं कुछ क्षेत्र में धान और गेहूं के अलावा। अब वैज्ञानिक कृषि पद्धति के कारण मृदा का अपरदन हुआ है, जिसमें मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई। मतलब अब वैज्ञानिक तरीके से जो है खेती की जा रही, अब इसके जो है मृदा की जो उपज है उसमें गिरावट आ रही है। मृदा की उपज में गिरावट आई है। अब वैज्ञानिक कृषि मतलब दोस्तों पता नहीं है कि यूरिया की जरूरत है कि नहीं, खेत में ले जाके डाल दिए यूरिया। भारत में अधिकांशतः किसान सीमांत भूमि धारक हैं। कम क्षेत्र वाले खेत इनके कम है, भूमि जो है इनके पास कम है, आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है और कम खेत में खेती करने से उन्हें नुकसान होता है, लाभ नहीं होता है। कुछ क्षेत्रों में उर्वरक और कीटनाशकों का अति प्रयोग एक लंबे समय तक हुआ है। कुछ क्षेत्र में जो है उर्वरक और कीटनाशक का बहुत ज़्यादा प्रयोग लंबे समय तक हुआ है, जिससे यहाँ की मिट्टी की उत्पादकता में कमी हुई है, जिससे जो है यहाँ की जो मिट्टी है ये उत्पादन क्षमता कम हो गई है। किसानों में धारणीय कृषि से संबंधित जानकारी के अभाव, जो धारणीय कृषि है कैसी खेती की जाती है उसका जानकारी का अभाव के कारण जो है गिरावट आई है। भूमि जोतों का लगातार छोटा होना, दोस्तों परिवार बढ़ता है, खेत बट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो भी इसका भी एक कारण है जो किसानों की जो खेती उपज है वो कम हुई है। सस्यन तंत्र में फसलों के उपज स्थिरीकरण से फसल की जो उपज है वो स्थिरीकरण एक जगह स्थिर होने से में शस्य विविधता विभिन्न प्रकार से जो है शस्य की विविधता विभिन्न प्रकार से सहायक हो सकते हैं।
क्षेत्र में जलवायु के अनुसार फसल विविधीकरण, क्षेत्र में जलवायु के अनुसार जो है फसल का विविधीकरण को लागू किया जाना चाहिए। गहन पानी फसल को कम पानी वाले क्षेत्र में नहीं उगाया जाना चाहिए। जिस फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है उसे कम पानी वाले क्षेत्र में नहीं उगाना चाहिए। फसल विविधीकरण मतलब एक ही खेत में विभिन्न तरह की फसलें बोकर मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद होती है। एक ही खेत में दोस्तों आलू भी बो दिए, सरसों भी बो दिए, चना भी बो दिए, तो इससे जो है मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, मिट्टी खराब नहीं होती है, उपजाऊ बनती है। मृदा स्वास्थ्य एवं कृषि पारिस्थितिक तंत्र के मध्य एक संतुलन कायम होता है। फसलों के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। फसलों के नियमित आवर्तन से बदल के बोने से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। इस साल गेहूँ बोए तो उस बार चावल बोइए, चना बोइए, अलग अलग तरह के बोइए, ये नहीं कि बस धान चावल ही बो रहे हैं। और यह किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे कीट से फसलों की सुरक्षा, फसल बदल बोएंगे तो कीट से जो है फसल की सुरक्षा मिलेगी। किसी प्रकार की रोग इत्यादि में सहायता होती है, रोग भी जो है नहीं लगता। और इस प्रकार किसानों को आर्थिक, देखिए दोस्तों, आप एक ही खेत में जो है बार बार चावल बोएंगे, चाहे बार बार गेहूँ बोएंगे, तो उसके कीटनाशक दोस्तों उस खेत में रुक जाते हैं, और जब वो अगली बार बोएंगे तो वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए बदल के खेती करनी चाहिए, मतलब फसलों को बदलाव करते रहना चाहिए। 15वां प्रश्न है, सहायिका सस्यन प्रतिरूप शस्य विविधता कृषकों की आर्थिक स्थिति किसानों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है। लघु और सीमांत, छोटे और सीमांत कृषकों के लिए फसल जो बीमा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, सरकार सब्सिडी देती है, पैसा देती है, मतलब आपको जो है उर्वरक पर सब्सिडी। यूरिया दोस्तों महंगा मिलता है, 2-3 हज़ार का यूरिया का बोरा आता है, लेकिन सरकार उसे 200-300 450 में उपलब्ध करा रही है। और कह रहा है कि शस्य विविधता, बहुत प्रकार की खेती कृषकों को आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करे। लघु और सीमांत मतलब छोटे जोत वाले छोटे किसान और कुछ बड़े किसान को जो है कृषकों के लिए फसल बीमा जो लाया गया है सरकार के द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, जो एक सरकार कहती है कि हम जो है इतने पर आपका चावल और गेहूँ खरीदेंगे, चाहे मार्केट में उसका दाम कम ही क्यों ना हो। खाद्य प्रसंस्करण दोस्तों, जैसे टमाटर है, टमाटर सड़ गल जाता है, उसके जो है टमाटर से चटनी बना के 1 साल के लिए रख देना, तो इसको बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य को परिवर्तित कर देना लंबे समय के लिए, ठीक है, का क्या महत्व है ये बताना है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की सहायता या सस्यन प्रतिरूप के रूप में बीज दिया जाता है, सहायता के रूप में उर्वरक दिया जाता है, और कृषि उपकरण, नगद बिजली, नगद पैसा, नगद मुफ्त बिजली, मुफ्त में बिजली, तकनीकी दी जाती है, इत्यादि दिया जा रहा है फ्री में या जो है कम पैसे में। ये सहायकियाँ सामान्य रूप से विभिन्न जो है कृषि क्षेत्रों और किसानों पर विशेष रूप से प्रभाव डालती हैं, किसानों को ये प्रभाव डालती हैं। फसलों के प्रतिरूप पर फसल के प्रतिरूप पर फसलों को विभिन्न प्रकार की फसलों की सहायकियाँ बदल देती हैं। सरकार द्वारा कुछ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, कुछ जो फसल है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य अत्यधिक घोषित किया जाता है, अधिक से अधिक दिया जाता है, जिस वजह से किसान परंपरागत फसलों की जगह उच्च समर्थन मूल्य वाले फसलों की खेती करना पसंद करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, जिसमें आपको समर्थन मूल्य ज़्यादा मिलेगा आप वही तो खेती करेंगे बेचने के लिए। तो जो परंपरा से जो खेती है, जो जिससे मान लीजिए कि आपको चावल और गेहूँ का अलग ज़्यादा पैसा मिले, तो आप जो है चना, तिलहन, दलहन बोना ही नहीं चाह रहे हैं। तो यही कह रहा है कि MSP कुछ फसलों पर ज़्यादा मिलता है, वही जो है बोने लगते हैं किसान। ऐसी स्थिति में कुछ फसलों के उत्पादन में गिरावट आ जाती है, कुछ फसल जो है कम हो पाते हैं। फसल विविधता का भी नुकसान होता है, फसल विविधता भी नहीं हो पाती है, विभिन्न तरह की फसलें भी नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि पर समग्र रूप से, जिससे परिणाम होता है कि जो खेती है उस पर समग्र रूप से जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक नहीं। किसान सहायकों की वजह से किसानों की जो पैसा दे जाती है, सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा, वजह से ज़्यादा लाभ देने वाली फसलों की कृषि करते हैं, और जो है किसान जो है ज़्यादा लाभ जो जिसमें मिलता है उसी को खेती में करते हैं, चाहे वह वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूल हो या नहीं हो।
मतलब वहाँ की जलवायु, जैसे दोस्तों मान लीजिए चावल और गेहूँ को ज़्यादा जो है समर्थन मिल रहा है, तो अगर वर्षा नहीं भी हो रहा है तो लोग वहाँ चावल बो देंगे, क्योंकि उन्हें बेचना है, और जो है ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे, तो यही कर रहा है। इसकी वजह से वहाँ का फसल प्रतिरूप भी बदल जाता है, और विभिन्न फसलों को बोने का, और जो है मान लीजिए वहाँ जो है आलू अच्छा होता, तो वहाँ जो है लोग जो है गेहूँ बो रहे हैं, तो इसलिए जो प्रतिरूप होता है वह भी बदल जाता है। परिवर्तित फसल प्रतिरूप की और विविधता के कारण किसानों को हुए नुकसान अंततः अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अब इससे तो नुकसान होना ही है। आलू बोता है बेचारा तो कम उपज लगाकर, कम पैसा लगाकर अधिक आलू होता, इससे अर्थव्यवस्था में को भी लाभ होती, पर्यावरण को भी। कुछ फसलों की बहुतायता और दूसरे फसलों की कमी के कारण मूल्य के असंतुलन को बदल देती है। अब गेहूँ चावल ही सब लोग बोएंगे तो गेहूँ चावल सस्ता हो जाएगा, और आलू गेहूँ टमाटर भिंडी मूली जो है महंगा हो जाएगा। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एक दुष्चक्र का शुरू कर देता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दिया जा रहा है वो एक दुष्चक्र जो है शुरू कर दिया है। सहायकों की वजह से, सहायता देने की वजह से उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है। लोग जो है खेत में जो है यूरिया डाई उर्वरक अधिक डालते हैं, जिससे उत्पादकता पर असर पड़ता है। उत्पादन जो है कम बेसी हो जाता है। अंततः इससे किसानों को ही नुकसान होता है, इससे नुकसान होता है। फसल बीमा किसानों की प्राकृतिक आपदा, कीड़े, बीमारी और अन्य कारकों से होने वाले विभिन्न प्रकार की जोखिम से सुरक्षा पर। अगर दोस्तों फसल बीमा आप करा लिए तो कीड़े से, बीमारी से, या जो है किसी तरीके से अगर फसल का नुकसान होगा तो सरकार जो है आपको पैसा देगी। यह विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में उन्हें पैसा दिए जाने की बात है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के कारण जो है फसल विविधता, बेहतर फसल प्रतिरूप में वृद्धि हुई है। मूल्य घोषणा के कारण विविधता, फसल प्रतिरूप में वृद्धि हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जो दिया जाता है को स्थानीय फसल प्रतिरूप के आधार पर तय किया जा सकता है। दोस्तों एमएसपी को जो है जो वहाँ की स्थानीय फसल है उस रूप से जो है तय करने की बात की। जैसे यूपी में दोस्तों वर्षा ज़्यादा जहाँ जिस क्षेत्र में हो रही है वहाँ जो है धान पर भी जो है एमएसपी दिया जाना चाहिए, और जहाँ वर्षा कम हो रही है वहाँ धान पर एमएसपी नहीं दिया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये यूपीएससी में लिखना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के होने से किसानों को उनके उत्पाद बेचने के लिए विकल्प मिलता है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य के होने से किसानों को उनके उत्पाद बेचने के लिए विकल्प मिलता है। मतलब दोस्तों ये सरकार के यहाँ भी बेच सकते हैं और दुकान प्राइवेट में भी मिल सकते हैं, कई विकल्प जो है उपलब्ध होता है। खाद्य प्रसंस्करण जो है छोटे और सीमांत किसानों को लगातार उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह उन्हें अगली फसल के उत्पादन करने में प्रोत्साहन देगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा, जिससे कई लोगों को रोजगार मिल सकेगा जो खेती की गतिविधियों में शामिल नहीं है उनको भी। अगला जो प्रश्न है 9वां, भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समृद्धि मतलब वृद्धि और विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। नाभिकीय जो विज्ञान है और जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की वृद्धि हो रही है उसका विकास का प्रस्तुत करना है। भारत में तीव्र प्रजनन रिएक्टर कार्यक्रम का क्या लाभ है? तीव्र जो प्रजनन रिएक्टर है उसका क्या लाभ है? यह है दोस्तों 16वां प्रश्न। 10 अगस्त 1948 को एक परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। 1948 में ही जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया तथा वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हो गई। भविष्य में होने वाली ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? बिजली चाहिए आपको, ऊर्जा उष्मा चाहिए, ये सब ऊर्जा है। 3 चरणों वाला एक दीर्घकालीन ऊर्जा कार्यक्रम बनाया गया। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए आज भारत एक सफल परमाणु ऊर्जा उत्पादक, परमाणु से जो है ऊर्जा का उत्पादन करने वाला थोरियम ईंधन पर आधारित रिएक्टर का विकास करता, अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर विकास में सहभागी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिलने के बावजूद भी परमाणु से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता न मिलने के बावजूद भी एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया है भारत। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना देश में उपलब्ध स्वदेशी परमाणु संसाधन के अधिकतम उपयोग, जो अपने देश में परमाणु संसाधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग पर आधारित है। 3 चरणों वाली एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का आधारित उच्च दबाव वाले गुरुजल रिएक्टरों की स्थापना की गई है। पहले चरण में यूरेनियम पर आधारित उच्च दबाव वाले गुरुजल रिएक्टरों की स्थापना की गई है। दूसरे चरण में जो है तीव्र प्रजनन रिएक्टर पर आधारित है। इसमें ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है।
प्रथम चरण में पुनः प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त किए गए ईंधन का प्रयोग द्वितीय चरण में करते हैं। दूसरे चरण में प्रयोग किए गए ईंधन से प्राप्त U-233 और थोरियम का प्रयोग तीसरे चरण में करते हैं। तीसरा चरण जो है थोरियम यूरेनियम 233 पर आधारित है। पहला चरण जो है वाणिज्यिक पूर्णता की स्थिति में पहुंच गया है, मतलब जो है वाणिज्य व्यापार के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जबकि दूसरा चरण जो है कल्पक्कम में 500 मेगावाट तीव्र प्रजनन रिएक्टर के निर्माण के साथ व्यावसायिक व्यापार के रूप से चालू किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर तीसरे चरण की प्रणाली विकसित हो रही है, अभी जो है विकास के स्तर पर। इस चरणों के रिएक्टरों में कामनी प्रायोगिक तौर पर कार्यरत है। कामनी वर्ष 2016 तक भारत में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन में 22 परमाणु रिएक्टर है, जिनका कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 6780 मेगावाट है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मानकों को पूरा करते हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नियम कानून है पूरा करते हुए सबसे लंबे समय तक निरंतर संचालन दर्ज दिया है। प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्वक उपयोग, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग करने के अलावा भारत ने परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग में भी क्षमता विकसित करी है। सेना के लिए भी जो है परमाणु ऊर्जा का आवश्यकता होगी तो उपयोग कर लेंगे। तीव्र प्रजनन रिएक्टर भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए, भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऊर्जा ईंधन के रूप में जो ईंधन है उसके रूप में प्लूटोनियम 239 के साथ यूरेनियम 238 तथा थोरियम 232 का उपयोग किया जाता है। थोरियम 232 स्वतः प्राकृतिक में विघटित नहीं होता है, स्वतः जो है प्राकृतिक में विघटित नहीं होता है थोरियम। साथ ही यह फास्ट ब्रिगेड रिएक्टर में U-233 में बदल जाता है और इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में होता है। दोस्तों, ये ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काफ़ी जो है ऊर्जा का प्रश्न आएगा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, तो इसको दोस्तों आपको याद और जो है सही से मेंटेन करना चाहिए। 17वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये पूरी दुनिया के लिए एक समस्या पैदा कर दिया है। भारतीय जलवायु परिवर्तन से, भारत में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन से किस प्रकार संभावित है और भारत की जो जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार जो है प्रभावित है। दुनिया की जो जलवायु परिवर्तन हो रही है भारत इससे किस प्रकार प्रभावित हुआ है। जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालय और समुद्री तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित, हिमालय और जो है जलवायु परिवर्तन होने से हिमालय और जो समुद्र के राज्य हैं समुद्र तट के किनारे वो किस प्रकार प्रभावित होंगे ये बताना है। चलिए देखते हैं। औसत मौसमी दशाओं के स्वरूप में होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मौसमी घटना के कारण जो बदलाव होता है उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मानव गतिविधि, मानव जो काम करता है उसके कारण वातावरण में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण वैश्विक तापन, विश्व में जो है तापमान बढ़ना, ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत जो है नुकसान हो रही है, समस्या उत्पन्न हुई है और जलवायु में परिवर्तन हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अत्यधिक जो है वृष्टि, अनावृष्टि, सूखा इत्यादि की समस्या जो है बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन यह संपूर्ण विश्व पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रहा है। यूएन के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में बाढ़ व गर्मी की समस्या बढ़ जाएगी। बाढ़ और गर्मी जो है बढ़ेगा भारत में, जिससे प्राकृतिक आपदा जो है बार बार आएगी, सूखा, बरसात, ये सब, जिससे भारत में GDP पर विपरीत असर पड़ेगा। GDP जो है बढ़ने की जगह कम होगी। औसत वार्षिक तापमान में वृद्धि से ताप बढ़ने के कारण जो है गर्म मौसम की अवधि बढ़ जाएगी। दोस्तों गर्मी देख रहे हैं, अभी दिसंबर आ गया, गर्मी पड़ ही रहा है, बहुत कम ठंड पड़ी है और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। जहाँ गर्म जलवायु वहाँ तो और नुकसान होगा और यहाँ के जनजीवन व पारिस्थितिक को दुष्प्रभावित करेगी। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का मानसून भी अप्रत्याशित हो जाएगा, मतलब अनियमित हो जाएगा। मानसून में बदलावों से कुछ क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति, कुछ क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगा तो कुछ क्षेत्रों में सूखे की बारंबारता जो है बढ़ेगी, सूखा कुछ क्षेत्र में ज़्यादा होगा। वैश्विक तापन के कारण जो है तापमान बढ़ने के कारण CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा। वैश्विक जो तापन है वो बढ़ने के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगा, जिससे चावल व गेहूं जैसी फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी। चावल गेहूं में जो प्रोटीन्स होता है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या का प्राथमिक खाद्य चावल और गेहूं है,
जलवायु परिवर्तन के शुरुआत में बाढ़ की समस्या आएगी। जलवायु परिवर्तन होगा तो बाढ़ आने लगेगा, लेकिन समय के साथ ग्लेशियर जो बर्फ हैं वो पिघल जाएंगे और मौसम में जो बदलाव होगा, महामारियों के फैलने का डर होगा, रोग भी फैलेगा तथा रोगजनकों में वृद्धि होगी, रोगों में वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के हिमालयी राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में स्थित जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ है, वो पिघलने लगेंगे और हिमालय पारिस्थितिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। परिस्थिति जो है हिमालय की प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। हिमालय से सटे राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बाढ़ आने लगेगा तथा भूस्खलन, भूमि जो है एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाएगी और प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होगी, भोजन की समस्या तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पर्यटन क्षेत्र प्रभावित होगा, लोग जो है पर्यटन आएंगे ही नहीं, जिससे इन राज्यों में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के समुद्री तट राज्य पर प्रभाव, जो समुद्र के किनारे जो राज्य बसे हुए हैं भारत के, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवात में बारंबारता में वृद्धि होगी। चक्रवात तेजी से आने लगेगा, जिससे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, जो तट के किनारे, समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाएगी। जो काम धंधा रोजगार है वो सब चौपट। मछली व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित होंगे, मछली व्यवसाय जो है वह भी। साथ ही यहाँ की उस भूमि बंजर हो जाएगी, जो भूमि है वो जो है खेती होती है वो भी बंजर हो जाएगी, खेती नहीं होगा। ग्लेशियर के पिघलने से जो है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगा, समुद्र का जल बढ़ेगा, जिससे भारत के समुद्री तटीय शहर डूब जाएंगे। समुद्र के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो सब डूब जाएंगे पानी में और भारत के समुद्र में स्थित द्वीपों के मौजूदा जैव विविधता के साथ साथ पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ेगा। और जो द्वीप हैं उनमें जैव विविधता खत्म होगी डूबेंगे तो, और पर्यटन जो लोग वहाँ देखने जाते हैं वो भी पूरी तरह से प्रभावित होगा। अगला जो है 8वां प्रश्न, दिसंबर 2004 को सुनामी भारत सहित 14 देशों में तबाही लाई थी। 14 देशों में 2004 में जो सुनामी आई प्रभाव डाला। सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारकों एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। सुनामी क्यों आती है ये बताना है, और जीवन पर और जो है अर्थव्यवस्था पर, देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है चर्चा करना है। एनडीएमए के दिशा निर्देश 2010 के प्रकाश में इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने, अगर सुनामी आती है तो जोखिम जो है कम से कम नुकसान हो, उसके लिए तैयारियों की क्रियाविधि का वर्णन करना है कि क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में 9 से 10 के बीच तीव्रता वाला भूकंप आया, जो सुनामी की लहरों का कारण बना। जब भूकंप आता है दोस्तों तो सुनामी की लहर का कारण बना। यही जो है 2004 में जो है 9 और 10 तीव्रता का जो भूकंप आया, यही सुनामी की लहर का कारण बना। सुनामी की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारकों में समुद्र के नीचे भूस्खलन, समुद्र के नीचे जो जमीन होती है दोस्तों वो जो है अपने स्थान से जो है दूसरे स्थान को जाती है, तो इससे जो है सुनामी आती है। ज्वालामुखी विस्फोट होने पर सुनामी आती है। भूकंप इत्यादि जो कारक को माना जाता है सुनामी आने का, भूस्खलन, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी और भूकंप। ज़्यादातर मामलों में सुनामी समुद्री तल पर बड़े भूकंपों के कारण आती है। समुद्र तल पर जो सुनामी आती है वो भूकंप आता है तब आती है। भूकंप में दोस्तों पृथ्वी जो है क्या होती है, हिलने लगती है। प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण जब चट्टानों के फलक में हलचल पैदा होती है तो पानी की गति बढ़ जाती है। दोस्तों जो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि होती है तो चट्टान जो है वो में हलचल हो जाती है, पानी की गति बढ़ जाती है, तेज हो जाते हैं। इससे लहरें उत्पन्न स्रोत से दूर चली जाती हैं, और इससे जो लहरें होती हैं वो जहाँ से उत्पन्न होती हैं उससे दूर हट जाती हैं जहाँ से निकलती हैं, और पानी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो जाता है, पानी जो है हट जाता है, और इसी प्रकार विशाल लहरें पैदा होती है, विशाल जो लहर है वो पैदा हो जाती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी के कारण भारतीय प्लेट तथा वायव्य प्लेट का टकराव हुआ। भारतीय प्लेट और वायव्य प्लेट का टकराव हुआ। इसने भारत सहित 14 देशों में जीवन और वहां की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और भारत में 16,279 लोग मारे गए, और 14 देशों में लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, घर जो है ख़त्म हो गया। वर्ष 2004 के सुनामी के बुनियादी ढांचे के नुकसान पहुंचाया और लगभग $15 अरब की संपत्ति तहस नहस हो गई सुनामी आने से। इसने
तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र के साथ वनस्पति और जीव जंतुओं को भी प्रभावित किया। तट के क्षेत्र में समुद्र के किनारे जो थे, हिंद महासागर की भूभौतिकी पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए एनडीएमए ने 2010 में निम्नलिखित जो है दिशा निर्देश दिए। बचाव कार्यों के दौरान प्रशिक्षित और कुशल टीमों को उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब प्रशिक्षित और कुशल टीम जो है उपलब्ध होने चाहिए कि इसमें तुरंत जाके जो है रिस्पांस दे सकें। राष्ट्रीय स्तर पर सुनामी की चेतावनी के लिए भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की स्थापना INCOISESSO हैदराबाद में की गई है कि तुरंत जानकारी जो है देश के लोगों को दिया जाए कि सुनामी आने वाली है। यह केंद्र भारतीय समुद्री तटों में होने वाले किसी भी हलचल की जानकारी देती है। IMD रियल टाइम भूकंपीय निगरानी नेटवर्क है। भूकंप का रियल टाइम जो है नेटवर्क ध्यान देता है और कार्यान्वयन को पूरा करेगा। और INCOIS को भूकंपों की उन घटनाओं की जानकारी देना जो सुनामी उत्पन्न करने में सक्षम है। जल सर्वेक्षण विभाग जो भारतीय नौसेना के अंतर्गत कार्य करता है, भविष्य में सुनामी के बाद बचाव कार्यों में लगाए जाएंगे। सुनामी जोखिम प्रबंधन और केंद्रों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। सुनामी जो है जोखिम जो प्रबंधन है उनके केंद्रों को जो है जहाँ जो है आते हैं उसको जो है सुविधाओं को सुसज्जित किया जाएगा। सुनामी की संभावना वाले क्षेत्र में DDM आपदा रोधी जो है डिजाइन तैयार किया जाएगा कि आपदा जब आए, सुनामी आए तो कैसे रुकाव बचाव हो सके। इसके अलावा भूमि का जो उपयोग है वो कुशल प्रथाओं, वृक्षारोपण और जो है समुदायों की भागीदारी से मैंग्रोव वनों का उत्थान किया जा सकता है। मैंग्रोव वन दोस्तों बहुत इसकी जड़ें जो है गहरी जाती हैं और ये दोस्तों जो सुनामी आती है, लहरें आती हैं, उसको झेलने की क्षमता जो है मैंग्रोव वनों में ज़्यादा होता है। 19वां प्रश्न, भारत में भीड़ हिंसा एक गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस प्रकार की हिंसा के कारणों एवं परिणामों की विश्लेषण कीजिए। भीड़ के द्वारा हिंसा, भीड़ जो है दोस्तों किसी व्यक्ति को मार देती है, मौत के घाट उतार देती है, तो ये एक समस्या बन जाए। इस समस्या को रोकने के लिए उदाहरण देते हुए इस प्रकार की हिंसा के कारण क्या है, क्यों ऐसा हिंसा हो रही है और परिणाम का विश्लेषण कीजिए कि इसका परिणाम क्या होगा। भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग बोलते हैं दोस्तों। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ हिंसा ही शब्दों का प्रयोग ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पर एक भीड़ नियंत्रण से बाहर जाकर, मतलब नियंत्रण से बाहर चली जाती है और किसी वारदात को अंजाम देती है, मतलब किसी को जो है मारते मौत के घाट। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है, मतलब दोस्तों ये जो है भीड़ के द्वारा हत्या नहीं होनी चाहिए किसी का, ये गैर कानूनी है। इस प्रकार की हिंसा के दौरान अपराध में शामिल अधिकांश लोग बच जाते हैं। दोस्तों भीड़ में जब कोई मरता है तो अधिकांश लोगों को जो मारे होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भीड़ की कोई चेहरा नहीं होता कि कौन मार रहा है। लोग स्वयं प्रेरित होकर कानून तथा न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं, अब स्वयं न्याय करने लगते हैं। भीड़ हिंसा किसी विशेष मुद्दे तक ही सीमित नहीं है। यह भीड़ हिंसा समुदाय, राज्य, आरक्षण या किसी अन्य समस्या के बहाने हो सकता है। कोई भी जो है बहाना लेकर भीड़ जो है किसी को मार करती है। यह भीड़ जो है जाट आरक्षण के दौरान मुरथल कांड, बुंदेलशहर में पुलिस अधिकारी की हत्या, दादरी गोमांस हिंसा इत्यादि के लिए जिम्मेदार थी। भीड़ हिंसा न तो किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित है और न ही किसी धर्म तक, ये जो है किसी धर्म तक भी सीमित नहीं है, इसका सीमा बहुत जबरदस्त है। इसके बीच एकमात्र आम बात यह है कि अपराध एक भीड़ द्वारा किया गया है और अपराध जो है एक भीड़ करती है। भीड़ ने किए अपराध को आत्म अभिमानी तरीके के रूप में स्वीकार किया जाता है कि मतलब जो है अच्छा किया गया। इस तरह की बढ़ती हिंसा के लिए विभिन्न कारण जिम्मेदार हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर मामलों में सामान्य कारक विभिन्न समूहों, समुदायों और आदि के बीच आपसी विश्वास का अभाव होता है। जो समूह हैं, समुदाय हैं, उनके आपसी जो विश्वास है दोस्तों, वो जो है विश्वास में अभाव हो जाता है। हिंसा करने वाले लोगों के मन में विलंबित न्याय, मतलब जो है कि विलंब से न्याय मिल रहा है, न्याय में वंचित होना, और कई बार न्याय जो अपराधी होता है वो छूट जाता है, या कानून के प्रति सम्मान का अभाव, जो कानून है वो जो है अंधा गहरा गूंगा बना हुआ है, ऐसा जो है उनके विचार आना एक प्रमुख कारण है। लचर कानून व्यवस्था के कारण पकड़े जाने या सजा मिलने का भय समाप्त हो जाता है। दोस्तों कई बार जो है लचर कानून व्यवस्था होने के कारण पकड़ा भी गए तो सजा मिलेगा नहीं, इसका जो है भय समाप्त होता है। इसके अलावा यह सोशल मीडिया और राजनीतिक प्रतिशोध मतलब जो है बदला लेने द्वारा समर्थित अफवाह होती हैं, जो भीड़ हिंसा के बढ़ने के पीछे तत्काल कारक
होने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार की गैर कानूनी प्रथाएं जो है ये कानूनी नहीं है, भीड़ हिंसा समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और यह भय और नफरत के आधार पर विभक्त हो जाती हैं। यह विभिन्न समूहों समुदायों के बीच अविश्वास और टकराव को बढ़ावा देती है। अविश्वास बढ़ता है और टकराव। अब इससे एक समूह दूसरे समूह पर अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करता है कि मैं जो है तुमसे शक्तिशाली हूँ। इन सब के कारण जो है समाज विभाजित हो जाता है, समाज में जो है घृणा नफरत फैल जाती है और आर्थिक व सामाजिक विकास पिछड़ जाता है और जो हम देश का विकास होता है आर्थिक और समाज में वो पिछड़ जाता है। इस परिदृश्य में जाति समुदाय धर्म या किसी भी तुच्छ मुद्दे के संकीर्ण आधार पर राजनीति होती है। मतलब जाति समुदाय या कोई भी तुच्छ मुद्दा हो सकता है, इस पर जो है राजनीति चालू हो जाती है, न कि विश्वास शिक्षा स्वास्थ्य आदि के मुद्दे पर। और जो है विश्वास शिक्षा स्वास्थ्य के आधार पर यह भीड़ हिंसा नहीं होती है। सूचना क्रांति के इस युग में इस प्रकार की घटनाओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इन्हीं घटनाओं के आधार पर देश की वास्तविक प्रतिबिंब को मान लिया जाता है कि ऐसा ही देश है। इस प्रकार सामाजिक और साथ ही देश के आर्थिक विकास में भीड़ हिंसा के कारण बाधा उत्पन्न होती है, जो एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करती है। और अब हमारा रहा लास्ट प्रश्न 20वां, आतंकवाद की महा विपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। आतंकवाद जो बढ़ रहा है वो जो है राष्ट्र के लिए देश के लिए सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या हल सुझा सकते हैं? आतंकी निधियन के प्रमुख स्रोत बताइए, कहाँ से आतंक के लिए पैसा आता है ये भी बताना है। चलिए देखते हैं। आतंकवाद हाल की एक वैश्विक घटना है विश्व स्तर पर, लेकिन भारत उन देशों में से है जो विशेष रूप से अपने पड़ोसी द्वारा प्रायोजित मतलब पड़ोसी हमारे जो है आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनसे बुरी तरह प्रभावित है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाले आतंकवादी तत्व, देश की जो सुरक्षा है भारत की उसको आतंकवादी तत्व जो है सीमाओं के पार संबंध है, और जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाले आतंकवादी जो तत्व हैं वो उनकी सीमाओं के पार जो है संबंध है, दूसरे देश से संबंध है तथा ये नीति के द्वारा प्रायोजित होती है। वहाँ ये प्रशिक्षण लेते हैं कि आतंकवाद को कैसे जो है अंजाम देना है तथा अन्य सहायता प्राप्त करते हैं। धार्मिक उग्रवाद, धर्म के नाम पर जाति के अलगाव से लेकर वामपंथी उग्रवाद तक विभिन्न प्रकार के आतंकवाद से भारत लगातार जूझ रहा है। आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उपाय, सामाजिक आर्थिक विकास, राष्ट्र का बेहतर सामाजिक और आर्थिक विकास आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आर्थिक विषमताओं को कम करने, विषमता जो है उनको कम करने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सबको जो है विकास सबका विकास हो इसके लिए देश के आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए सभी लोगों को समावेशी करता है। और यह अवसरवादी आतंकवादी समूहों को इनको प्रेरित करने में करके अवसर मुहैया नहीं होने देता है। आगे देखते हैं। आतंकी समूहों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ, मतलब जीरो टॉलरेंस की जो नीति है इनके साथ इनके खिलाफ कड़ाई से निपटान होगा। भूतपूर्व में भी भारत ने इसी नीति का उपयोग करते हुए पंजाब में आतंकवाद की समस्या पर काबू पाया है। खुफिया तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए खुफिया तंत्र और जो सुरक्षा एजेंसी है उसके बीच प्रभावी जो समन्वय है मतलब मिला जुला है, उससे आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच एक जो है प्रभावी और यथोचित समन्वय की आवश्यकता है। उच्च तकनीकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए और निगरानी क्षमता का उपयोग करते हुए प्रभावी सीमा प्रबंधन, जो प्रभावी जो है सीमा का प्रबंधन, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तकनीकी निगरानी रखकर भी आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम की जा सकती है। निधियन के प्रमुख स्रोत, पैसा कहाँ से आता है? सरकार प्रायोजित आतंकवाद, सरकार प्रायोजित। कुछ देश अपनी भूमि तथा धन मुहैया कराकर आतंकवादी समूहों का समर्थन करते हैं। देशी दोस्तों जैसे पाकिस्तान है, गैर कानूनी गतिविधियों से माध्यम से अवैध गतिविधियों से उत्पन्न काला धन, अवैध दोस्तों जैसे जो गलत काम से जो है पैसा उत्पादन करना, ड्रग्स का अवैध कारोबार करना, मानव को खरीदना बेचना, हथियारों की अवैध तस्करी इत्यादि में पैसा लेन देन हवाला के माध्यम से होता है और ये इनके धन का मुख्य स्रोत है। धार्मिक गतिविधियों के नाम पर धन इकट्ठा किया जाना, धर्म के नाम पर जो है पैसा इकट्ठा करना और बाद में आतंकी समूहों को दे दिया जाता है। जबरन वसूली करना, फिरौती मांगना, जाली मुद्रा, इस प्रकार के कार्यों का उपयोग
विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा किया जाता है। अब ये अपने धन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तेल के अवैध व्यापार के माध्यम से भी इन्हें धन प्राप्त होता है। आतंकी संगठन बहुराष्ट्रीय निगमों एवं खनन कंपनियों से अवैध वसूली कर निधि इकट्ठा करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कार्यक्रम। धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में और 2018 का दोस्तों अगला बार हम पढ़ेंगे और जल्दी ख़त्म करेंगे।